So this is our lecture 14 of RCC or design of concrete structures. Lecture 14. Here we have completed singly reinforced section or beams or with working stress method WSM. Okay, and this is our doubly reinforced beam design problem. Okay, so what is the problem? Question number third it is. So you have to design. आपको करना क्या है? डिजाइन करना है और rectangular beam. Design a rectangular beam for a span of for a span of 8 meters. 8 मीटर स्पान दिया हुआ है. Simply supported beam है. Simply supported. सपोर्ट उसके कैसे हैं? सिंपली सपोर्टेड है. Subjected to लाइव लोड दिया हुआ है कितना? 40 किलो न्यूटन पर मीटर. और बोल रहा है एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट. इसका मतलब क्या हुआ एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट का? इफ द साइज ऑफ beam is to be restricted to 500 mm by 700 mm overall depth. जो 700 mm है वो ओवरऑल डेप्थ है ना. यूज M25 concrete, grade of concrete is M25, और FE 500 steel you have to use, grade of steel is FE 500. Consider effective cover consider करवा रहा है वो कितना? 50 mm. Effective cover is 50 mm. ठीक है. बोल रहा है यूज वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन. अब आपको ये डिजाइन करना है, प्रॉब्लम है. अब आपको कैसे पता चलेगा डबली रीइंफोर्स का है या सिंगली रीइंफोर्स का है? कुछ दिया हुआ है जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो. इफ द साइज ऑफ बीम इज रेस्ट्रिक्टेड टू 500 बाय 700 mm. क्या बोल रहा है? बीम फिक्स्ड है. यस और नो बेटा? है ना. इससे पता कर लोगे ना कि हाँ बीम रेस्ट्रिक्टेड है, बीम फिक्स्ड है, मतलब डबली रीइंफोर्स सेक्शन का ही जाएगा ये. ऐसे अगर आपका इसको जब आप डिजाइन करोगे तब आप देखोगे, पहले आप चेक करोगे कि भाई लोड कैलकुलेशन करोगे, बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, ठीक है, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बैलेंस सेक्शन निकालोगे, तब चेक करोगे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है या नहीं है. ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट ज्यादा ही होगा, तभी ये डबली रीइंफोर्स्ड आएगा. ठीक है ना. फिर एरिया ऑफ स्टील निकालोगे, AST1, है ना, वही सारी चीजें करेंगे. तो ये आपका वर्किंग स्ट्रेस का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन से. इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है. क्लियर. चलो स्टार्ट करते हैं. आप लोग भी अपने कैलकुलेटर और पेन निकाल लीजिए. सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं. विड्थ कितनी दी हुई है हमारी? 500 mm. ओवरऑल डेप्थ दी हुई है कितना? 700 mm. इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा? ओवरऑल डेप्थ में से कवर, इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे, कितना होगा बताओ? इफेक्टिव डेप्थ बताइए. हम्म 650 mm. ठीक है ना. दिस इज व्हाट इफेक्टिव डेप्थ. स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ. कवर माइनस कर देते हैं. कैपिटल डी मतलब ओवरऑल डेप्थ. ओवरऑल डेप्थ जो क्वेश्चन में दी हुई थी. इफेक्टिव कवर भी दिया हुआ था क्वेश्चन में. विड्थ तो आपकी दी हुई है. ठीक है.
नाउ फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर से M25 है, सारे क्वेश्चन अभी तक हमको M25 की मिले हैं। तो एम की स्मॉल एम की वैल्यू आपको बताइए, सिग्मा सीबीसी की कितनी होती है, याद हो गया होगा आप तो, कितनी होती है सिग्मा सीबीसी? 11 सिग्मा सीबीसी 8.5। हाँ, बार बार M25 ही आ रहा है ना, तो उसके लिए गाइस कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज होता है तो आपका सिग्मा सीबीसी पेज नंबर शायद कौन सा था, 94 आईएस कोड का, वहां से देख के बदल देते। देन एफई 550 के लिए, और सॉरी 500 के लिए, एफई 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कितना होगा सिग्मा एस टी? 0.55 टाइम्स ऑफ एफ वाई देखा था पिछले क्वेश्चन में, यस सर 275। तो ये कितना हो जाएगा, 275 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये भी आईएस कोड में दिया हुआ है पेज नंबर 95 पे। सिग्मा एस टी की वैल्यू एफई 500 के लिए कितना होता है, वो लेता है 0.55 टाइम्स ऑफ एफ वाई मतलब 500। 500 का 0.55 टाइम्स कितना हो गया, 275 हो गया। ये 275 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आती है एफई 500 की वैल्यू। एफई 415 की वैल्यू सिग्मा एस टी की कितनी होती है, 230। 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली माइल्ड स्टील के लिए अगर हम बात करते हैं एफई 250 के लिए, तो वहां पे भी दो वैल्यूज आती हैं, एक शायद आपकी आती है 130 आती है, एक 140 आती है। ये 20 mm डाया से कम और 20 mm के बराबर वाली डाया के लिए दी हुई है वैल्यूज आईएस कोड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखने की बात नहीं है। पेज नंबर 94 और 95 खोलेंगे आईएस कोड का, हम देख चुके थे, वहां पे सारी वैल्यूज दी हुई। एफई 500 के लिए 0.55 टाइम्स एफ वाई होता है, एफ वाई मतलब ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब एफ वाई मतलब एफई 500 में एफ वाई की वैल्यू 500 होगी, तो 0.55 इंटू 500 275 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 8.5 है M25 के लिए, तो यहाँ से आपका मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल m की वैल्यू 11। कैसे निकलेगी ये, मॉड्यूलर रेशियो होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, तो 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है 8.5, तो आप सॉल्व कर लेंगे, मॉड्यूलर रेशियो आपका निकल जाएगा 11। ये स्टेप्स तो हमारे कॉमन ही है, इतना तो सबको करना ही होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। फिर उसके बाद हम लोड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये करना पड़ेगा हमारे को, इजी है सब। तो लोड कैलकुलेशन कैसे करोगे, लाइव लोड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लाइव लोड कितना है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। डेड लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, मतलब बीम का जो खुद का वेट है उसका, मतलब जो डेड लोड है, सेल्फ वेट मतलब डेड लोड, बीम का खुद का लोड, वो उसने कंसीडर नहीं किया है। मतलब लाइव लोड जो एक्सटर्नली लोड अप्लाई हो रहा है बीम पे 40 किलो न्यूटन पर मीटर, वो आपको अप्लाई किया हुआ है। बट जो आपकी 500 बाय 700 mm की जो बीम है, खुद की आरसीसी से बनी हुई जो बीम है, इसका खुद का वेट जो डेड लोड है वो ऐड नहीं किया है, तो इसका वेट भी ऐड करना पड़ेगा, डेड लोड मतलब ऐड करना पड़ेगा इस लाइव लोड में, तब तब जाके टोटल लोड बनेगा स्मॉल डब्ल्यू। ये क्लियर है पॉइंट, इज दिस पॉइंट क्लियर। सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं हम, सेल्फ वेट या फिर डेड लोड कैसे निकालते हैं, बीम दी हुई है, बीम का वेट दिया हुआ है 500 mm, डेप्थ ओवरऑल डेप्थ लेते हैं 700 mm, पर मीटर के लिए निकालते हैं इंटू 1 मीटर, इंटू व्हाट, इंटू किससे मल्टीप्लाई, 25 से, ठीक है। तो 500 मतलब 0.5 मीटर बाय 0.7 मीटर, बी इंटू डी इंटू पर मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, निकालते हैं कैलकुलेट इंटू व्हाट, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, दैट इज योर 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है ये, इसको सॉल्व करके बताइए कितना है, 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर। 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपका आ गया डेड लोड। नाउ टोटल लोड कैसे बनेगा, टोटल लोड मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड, स्मॉल डब्ल्यू बन जाएगा टोटल लोड, मतलब ये कितना हो गया 40 प्लस 8.75, 40 प्लस 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब ये 48.75 किलो न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। चलो भाई ये काम भी हो गया हमारा, लाइव लोड दिया हुआ था, सेल्फ वेट आपने निकाल दिया, टोटल लोड बना दिया, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई।
तब आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम ही है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे कितना लोड लगता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8। W²/8, स्मॉल w लोड लग रहा है, L स्पान पता ही है दिया हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। ठीक है, W की वैल्यू कितनी है 48.75, 48.75 इंटू L, L मतलब स्पान, स्पान कितना है क्वेश्चन में 8 मीटर्स, है ना, मीटर में रख रहा हूँ मैं सारी वैल्यू को, W निकला है किलो न्यूटन में मीटर में, L की वैल्यू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 8, कितना आ गया आंसर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, कितना आया, कॉल करते चलो बेटा, सर 390। 390, 390 किलो न्यूटन, क्या आएगा यूनिट, न्यूटन मीटर, किलोमीटर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस क्लियर, तो ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक, लोड ये वाला फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में किसी को डाउट यहाँ तक, नो सर, हो गया। ओके, और सेकंड पार्ट आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अब आपने लोड कितना बेंडिंग मोमेंट कितना अप्लाई हो रहा है ये आपने देख लिया, अब इस बीम की जो बीम दी हुई है इतनी 500/700 की जिस पे लोड लग रहा है, इसकी खुद की रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, सिंगली रीइंफोर्स के लिए जो हम बैलेंस सेक्शन के लिए हम डिजाइन करते हैं उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है बैलेंस सेक्शन के लिए, है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे हम इसका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन हम निकालते हैं, है ना, बैलेंस सेक्शन के लिए हमेशा डिजाइन करते हैं सिंगली रीइंफोर्स का, ये हमने पढ़ा था इसमें, क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, बताओ फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बैलेंस सेक्शन का, अरे QBD², सिंपल है यार, बस ये निकाल दोगे तब आप कंपेयर कर लोगे कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन ज्यादा है, ऑब्वियसली क्या ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट ही ज्यादा होगा, तब जाके हमारा डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, सही बात है, AST1 AST2 और ASC वही निकालना है हमारे को, क्लियर, भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन निकाल लीजिए, क्यू क्यू निकालिए, बताइए क्यू कैसे निकालोगे बताओ, क्यू का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 3 × J × के कैसे निकालोगे MC/T+MC, जे कैसे निकालोगे J इज इक्वल टू 1 - K/3, है ना, इजी है, तो ये Q पता है, K पता है, J पता है, ये निकल जाएगा, तो B पता ही है, D पता है, QBD² से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, चलो पहले Q निकालो, Q कैसे निकालेंगे अपन, Q नहीं निकलेगा, पहले MC/T+MC ये निकल जाएगा, M की वैल्यू कितनी है मॉड्यूलर रेशियो 11, C मतलब सिग्मा CBC, C मतलब सिग्मा CBC कितने 8.5, 8.5 डिवाइडेड बाय T, T मतलब सिग्मा ST, सिग्मा ST कितनी वैल्यू थी 275 प्लस M इंटू सी, M मतलब 11 इंटू C मतलब 8.5 सिग्मा CBC, सोल्व करके बताओ K की वैल्यू, नहीं हो पा रहा सोल्व, बेटा आवाज आ रही है, यस सर, कितने आया वैल्यू K की सर 0.25, 0.254, है ना, यस सर, आप ही निकाल रहे हो क्या अमरदीप, बाकी कोई सॉल्व भी नहीं कर कर रहा रहे है, कर कर रहे हो, ठीक है, K कर निकल रहे गया, सर, कर रहे। J बताओ J की वैल्यू कितनी है 1 - K/3, ये हो जाएगा 0.915, है ना, 1 - 0.254 डिवाइडेड बाय 3,
ये आ जाएगा आपका 0.915, 0.915। और क्यू निकल जाएगा आपका 1/2। सी मतलब सिग्मा सी बी सी, तो 8.5 इंटू जे मतलब 0.915, 0.915 इंटू के मतलब 0.254। सॉल्व बताओ कितना है ये वैल्यू। क्यू 0.99 आया। 206 आ रहा है। 206 आया है आपका क्या क्यू। नहीं सर, टोटल पेंडिंग पेंडिंग मोमेंट जो है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 206 आया है, 209 आया है। 206 आ रहा है। स्मॉल डी क्या लिया है आपने वैल्यू। 650। अच्छा 650 लिया है। और वो आपने 500 लिया है। पी विड्थ 0.99 ये लिया है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस एक्शन कितना हो जाएगा आपका। सर ये 0.99 नहीं लिया, ये 0.98 आ रहा था मेरा तो। अच्छा अच्छा, ये 0.98 आया क्यू। ये सर 0.978 करके आया था, तो उसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.98 आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो 0.98 ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्यू की वैल्यू आई है 0.98 इंटू क्यू इंटू बी कितना है वेट है आपका। व्हाट 500, 500 इंटू डी स्क्वायर इज स्मॉल डी मतलब 650 का स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को 10⁻² और 6 से डिवाइड कर दोगे अगर, तो ये mm में था, ये mm में था, ये किलो न्यूटन मीटर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कितना आ जाएगा ये 206 पॉइंट, कितना है अमरदीप 206 दो पॉइंट सौ 207.025 आ रहा है। 207.025 025। किलो न्यूटन मीटर। इन स्टेप्स में किसी को दिक्कत। नो सर। और बाकी देख लीजिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस एक्शन निकल गया क्लियर। कैसे निकला बस ये फॉर्मूला पता होना यस। चाहिए। ए जे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस एक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूबीडीज पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल लिया, व्हाट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 से लोड निकाल दिया। नाउ ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया आपका। हियर जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन से, जो कि सिंगली रीइंफोर्स के लिए हम निकालते थे। ठीक है नहीं, तो हमारे को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो वी नीड व्हाट ओवर रीइंफोर्स या डबली रीइंफोर्स। डबल। ओवर रीइंफोर्स तो नहीं करोगे, डबली रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है ओके। नाउ डबली रीइंफोर्स सेक्शन करना है, अब आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील 1 निकाल दो आप। सिंपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, ये मैंने आपको डिजाइन फॉर्मूले लिखा दिए थे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू जे डी कर सकते हो। यहाँ से एम ए एस टी 1 निकल जाएगा। एम आर बैलेंस कितना आया था आपका 207.02 इंटू 10⁻⁶ कर दो न्यूटन एम एम में, डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी 275 275 इंटू जे। जे वैल्यू कितनी आई थी आपकी 0.915, 0.915 इंटू डी था आपका 650। सॉल्व करके बताइए यार एस टी 1, एस टी 1 की वैल्यू बताइए। ये फॉर्मूला है, डिजाइनिंग फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। एम आर बैलेंस पता ही है हमारे को, सिग्मा एस टी पता है, जे डी पता है, ए एस टी 1 निकल जाएगा यहाँ से। 1265.7। कितना 1265.74। 1265.7, 1265.7 mm स्क्वायर। ठीक है। नाउ रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कौन लेगा, रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कौन लेगा, mr2। रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कौन लेगा, मोमेंट और रेजिस्टेंस 2 से हम करेंगे। वो कैसे मिलेगा रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, टोटल बेंडिंग मोमेंट माइनस
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, यही बताया था भाई। इससे रेजिस्ट कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट जो आपका अप्लाई हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा था बेंडिंग मोमेंट, 390, 390 का जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, और बैलेंस कितना कर रहा है 207, तो 390 माइनस 207 जो रेजिस्ट करेगा वो MR2 करेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2। सही है ये इक्वेशन? अरे ये इक्वेशन क्लियर है, बेंडिंग मोमेंट 390 माइनस MR बैलेंस कितना है, 207, बताइए कितना है MR2 की वैल्यू बताइए। सर 182.98। 182.98 8 182.98 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये आपका MR2 हो गया। नाउ इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए आप जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, AST2। AST2 कितना प्रोवाइड करोगे भाई, AST2 बता दो, डिजाइनिंग फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, 5th पॉइंट। AST2 फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 के लिए कितना होगा आपका MR2 के लिए, क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्टील 2 इज इक्वल टू व्हाट, MR2 डिवाइडेड बाय सिग्मा ST इंटू लिवर आर्म D माइनस DC। फॉर्मूले रिवाइज करो, पिछले फॉर्मूले ये लिखाए थे, ये फॉर्मूले थे क्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो भाई MR2 की वैल्यू बताओ कितनी आई है, MR2 कितना आया, 182.98, ये है ना MR2। MR2 मतलब यह है आपका 182.98 किलो न्यूटन मीटर। MR2 की वैल्यू डालो, 182.98 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दो 10⁻³ और मीटर को mm में बदल दो 10⁻³, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यूटन mm में बन गया। ये सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है, 275 इंटू D माइनस DC। D कितना इफेक्टिव डेप्थ 650, माइनस DC मतलब कॉम्प्रेशन स्टील का कवर भी हम कितना एज्यूम कर रहे हैं, 50 कवर एज्यूम कर रहे हैं, सारे इफेक्टिव कवर दिया हुआ है। ये वैल्यू बताइए AST2, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील टू, टोटल AST कैसे मिलेगा आपको, कितना, 110.9 1108 1108.9 mm², है ना। और टोटल एरिया ऑफ स्टील कैसे बन जाएगा, AST1 प्लस AST2, दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ स्टील 1 कितना था, 1265.7, 1265.7 प्लस ये आपका 1108, बताइए जोड़ के टोटल एरिया ऑफ स्टील। ऐड करो, 2374.6 टू mm², 374.6 374.6 6 mm², ठीक है जी। एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल दिया, टोटल एरिया ऑफ स्टील आ गया आपका, है ना। टोटल एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल दिया, 6 पॉइंट मान लीजिए आपका हो गया एरिया ऑफ स्टील। नाउ अब आपको MR2 ASC निकालना पड़ेगा। ये आपने AST1 निकाल दिया, AST2 निकाल दिया। नाउ एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन में, कॉम्प्रेशन साइड में एरिया ऑफ स्टील कितना लगा है वो भी पता होना चाहिए आपको, वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपका डिजाइन पूरा कंप्लीट होगा, एरिया ऑफ स्टील निकलेगा। तो एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले उसके स्ट्रेसेस जो आपके C डैश लगते हैं वो पता होना चाहिए। वो जब तक नहीं निकलेंगे तो हमारा फॉर्मूले में C डैश पे आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, सही बात है। तो आप स्ट्रेसेस निकाल लो एट द लेवल ऑफ, ये कौन से स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन साइड जो आपने स्टील प्रोवाइड करी है उसके स्ट्रेसेस हैं C डैश।
क्लियर? तो ये कैसे निकालेंगे भाई, सी डैश कैसे निकालोगे? सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल तो लगाना आना चाहिए। देखो यहाँ पे होते हैं सी डैश, ये आपके क्या होते हैं, सी ए होते हैं ना, इसीलिए बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। सी ए तो नहीं निकालेंगे, सिग्मा सी बी सी लिख सकते हैं हम इसको, सही है ना, बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। ये आपका कितना है, डीसी, ये कितना है, व्हाट इज दिस, एक्स ए, एक्स ए को भी क्या रख सकता हूँ, एक्स ए तो नहीं निकालूंगा, बैलेंस सेक्शन मतलब एक्स ही रख सकता है इसको। क्रिटिकल डेप्थ तो हम निकाल चुके हैं, क्लियर है? तो सी डैश निकाल देंगे इस फॉर्मूले से, इस वाले, एक ये ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। बताइए इक्वेशन क्या होगी, एक ये ट्रायंगल छोटा वाला, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए आप बड़ा सा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू बताइए। टोटल है एक्स सी, एक्स सी या एक्स ए, इसी माइनस हो जाएगा। अरे ये वैल्यू नहीं पता पड़ पा रही, एक्स सी माइनस डी सी, टोटल एक्स ए या एक्स सी है ना बैलेंस सेक्शन के लिए। बेटा ये छोटा वाला येलो वाला ट्रायंगल देखो, चलो लगाइए, ये सिमिलर ट्रायंगल्स, सी डैश, छोटा वाला सी डैश अपॉन इतनी वैल्यू, कितनी है, एक्स सी माइनस डी सी इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला पार्ट देखो, ये क्या होगा, सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू इज एक्स सी, सिग्मा सी बी सी अपॉन व्हाट, एक्स सी। अरे हो जाएगा, ये सर हो जाएगा। ठीक है। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स सी, एक्स सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के डी लिख सकता हूँ, के इंटू डी। एक्स सी क्या होता है, के डी होता है हमारा, के डी होता है माइनस डी सी डिवाइडेड बाय एक्स सी को मैं के डी लिख देता हूँ, के पता है डी पता है मुझे, ये तो होता है एक्स सी मतलब एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी, तो के डी होता है ये, लिख दिया आपने सी डैश। यस सर। सिग्मा सी बी सी की वैल्यू कितनी है, 8.5, के पता है आपको 0.254 इंटू डी पता है 650 माइनस डी सी पता है कितना है ये 50 mm डिवाइडेड बाय के इंटू डी, 254 इंटू स्मॉल डी इज 650। बताइए सी डैश स्ट्रेसेस कितने आ गए, सर 5.923 आ रहा है। 5.923, वेरी गुड, 5.923 न्यूटन पर एम एम। स्ट्रेसेस आ गए आपके, स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस आए हैं, स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील। देखो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी थी, 8.5, 8.5 से ऑब्वियसली ये वैल्यू मैक्सिमम है, 8.5 है ये, ऑब्वियसली सी डैश यहाँ पे है, कमी होनी चाहिए ना, 5 पॉइंट आई है ना, समझ पा रहे हो इसको, स्ट्रेस डायग्राम को, सी डैश की वैल्यू Yes, sir. 8.5, Yes, sir. 8.5 से कम ही आएगी, ठीक है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन आपको निकालना है फॉर MR2 के लिए, है ना, तो आप लगा दीजिए एरिया ऑफ स्टील, इसको आप बोल दो, मान लो सी डैश वाले पार्ट को आपने बोल दिया 7th पार्ट बोल दो, तो आपने 7th पार्ट निकाल दिया, पिछला कितना निकाल दिया थे, 6 पार्ट लिख लिए, 7th पार्ट हो गया, 8 पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन और MR2, एरिया ऑफ स्टील निकालना है अब आपको सी डैश पता पड़ गया, अब एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन MR2 के लिए निकाल सकते हो। क्या होता था फॉर्मूला, हमने MR2 की वैल्यू हमारे को बताइए, मोमेंट और रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 इंटू लेबर आर्म, C2 इंटू लेबर आर्म 2, T2 फोर्स क्या होता था 1.1 M माइनस 1 ASC, ये तो हो गया आपका व्हाट, एरिया इंटू स्ट्रेसेस सी डैश
तो ये हो गया एरिया इंटू स्ट्रेस, ये हो गया फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 इंटू लेवर आर्म की 2 की वैल्यू क्या होती थी, डी माइनस ईसी। यही था mr2 के बराबर। यहाँ से हमारे को निकालना है क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन निकालना है। डिजाइन फॉर्मूला देख लेना, यही लिखवाया था। एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन देखो क्या हो जाएगा, mr2 डिवाइडेड बाय 1.5 m minus 1 into what, c dash into d minus dc। अरे ये एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन के लिए डिजाइन फॉर्मूला है, सही है नहीं है? एनी डाउट? नो सर। नो सर। mr2 की वैल्यू बताओ कितनी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू। सर 182.98। 182.98 किलो न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन एमएम में बदल दो, एरिया हमारे को एमएम में निकालना है क्योंकि, है ना। 182.98 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन एमएम में बदल गया, डिवाइडेड बाय 1.5 एम वैल्यू है, मॉड्यूलर रेशियो 11 माइनस 1 इंटू सी डैश। देखो सी डैश का यूटिलाइजेशन आया था ना, तभी तो हमने सी डैश निकाले थे यहाँ पे। दिस इज एट द लेवल ऑफ स्टील, कितना है 5.923, क्या है आपका 5.923 इंटू डी माइनस डीसी। इफेक्टिव डेप्थ है आपकी 650 माइनस डीसी कवर होता है, स्टील का कवर हमने लिया है 50 mm। इसको सॉल्व कर लो, बताइए पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सर 321.84। 321, ये तो नहीं आ रही होगी। 3331 थे, सॉरी सर 3321 है। नहीं सर, 3321, 3321। 32 पॉइंट, सर नहीं सर, 3321 3321। 3321.84 .84। mm स्क्वायर, मतलब 3321 समथिंग आ गया है ना एरिया ऑफ स्टील कॉम्प्रेशन में। देखो मेन मतलब हमने क्या क्या डिजाइन करा, देखो उसके लिए भाई हमने यहाँ के रीइंफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील 1, एरिया ऑफ स्टील 2, ये वाला पार्ट था जो, और एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन ये सब पता पड़ गया तो डब्ल्यू हो गया ना हमारा, पूरा पूरा हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। दिस इज अवर एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन निकालने के लिए एक और इक्वेशन मैंने बताई थी, उसको भी ऑल्टरनेटिवली कर सकते थे, एम ए एस टी जो डी माइनस एक्स ए अपॉन 1.5 एम माइनस 1 एक्स ए माइनस डी सी, वहां से भी कर सकते थे। कोई नहीं, एक ही चीज पता कर लो, mr2 से आपने निकाल दिया, यही होता है c2 इंटू लिवर आर्म टू, c2 का फोर्स होता है स्ट्रेस, दिस इज योर एरिया 1.5 m minus 1 ASC इंटू स्ट्रेस c डैश इंटू लिवर आर्म टू d माइनस dc। ये भाई हम कहीं भूल नहीं रहे हैं, इसको हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सारी चीजें आप तो दिमाग में आ गए होंगे ना फॉर्मलेस। ये डिजाइन हो गया आपका, यहाँ पे आपका डब्ल्यू इन्फो सेक्शन खत्म हो गया। अभी किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो इसमें से, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ वरना। देखो अब मैं तो ऐसे बड़ा चलाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, जब तक मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा, है ना। उत्कर्ष चौधरी, यस सर। आ गया बेटा समझ? आगे। ओके। विशाल दुबे, हमारे यस सर। आया कुछ? सर आ गया। ठीक है, रिपीट तो नहीं करना कुछ? नहीं सर। ओके ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका डब्ल्यू इन्फो सेक्शन का डिजाइन भी खत्म हो गया। थोड़ा लेंथी ज्यादा है डिजाइन, बट आपको स्टेप्स पता होने चाहिए किस तरह हमारे को डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करें हम? सर डब्ल्यू डब्ल्यू वाले के भी सर आईएएस कोड में कुछ स्टेप्स नहीं रहेंगे क्या? क्या कह रहे हो? डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड वाले के भी आईएएस कोड में स्टेप्स नहीं रहेंगे क्या? डब्ल्यू वाले के भी स्टेप्स नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे।
ऐसे ये जो एरिया ऑफ स्टील 1, 2 और एएससी के फॉर्मूले का ही आपको डायरेक्टली नहीं लिखे हैं, उसमें ये लिखा होगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस तरह निकालते हो। वो निकालते हो आप इक्वेट करते हो मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब यस ये जो सर। आपकी इक्वेशन है 1.5, ये आपको पता खुद ही होना चाहिए पूरा, है ना। स्ट्रेस इनटू एरिया, फॉर्मूले तो कहीं नहीं लिखे होंगे बेटा, ओके सर। ठीक है ना। चलो तो अभी हम यस सर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्लॉज थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसका कंपैरिजन भी देखेंगे इसका, है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन स्टार्ट करता हूँ। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। अब हमारे को जो भी डिजाइन करना है आगे, जो भी कंपोनेंट्स, वो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से करना है, ठीक है। अब देखो भाई, अभी हमने कंक्रीट और स्टील के बारे में पढ़ा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में। कंक्रीट और स्टील के दो प्रॉपर्टीज हमेशा पढ़ते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे को कंक्रीट और स्टील के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, और कंक्रीट और स्टील की जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली उसको हमारे को देखते हैं उसमें और इसमें क्या डिफर है, ठीक है। और जो हमारी मटेरियल स्ट्रेंथ होती है, मटेरियल स्ट्रेंथ, मटेरियल स्ट्रेंथ जो आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कंक्रीट की और स्टील की, है ना। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है आपकी किससे डिनोट करते हो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफ के से। स्टील की स्ट्रेंथ को किस तरह डिनोट करते हो, एफ वाई से, सही है। जैसे आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm², यही होती है 20 न्यूटन पर mm² कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एफ वाई मतलब जैसे आपका ग्रेड है FE415, 415 का आपका क्या है, 415 न्यूटन पर mm² इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आपकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, जब हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ, आपकी डिजाइन जब हम भी कभी भी आप लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से आप डिजाइन करेंगे, तो उसमें डिजाइन स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन होगा। हमारा डिजाइन कर रहे हैं हम, तो हमारी जो भी स्ट्रेंथ हम लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ लिखेंगे कंक्रीट की, वही डिजाइन स्ट्रेंथ लिखेंगे स्टील की, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ हमारा किस तरह निकलेगा, वो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, दैट इज योर एफसी के, ठीक है। एफसी के, अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूँ, ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ मिलेगा हमारे को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है आपका, कि भाई आपने डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली है मटेरियल पे, मतलब कंक्रीट पे एफसी के, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उससे मिलती है आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ। मतलब लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं विद सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में तो हम कंक्रीट की वैल्यू लिखते थे, स्ट्रेंथ लिखते थे, वो क्या लिख लेते थे, एफसी की वैल्यू लिखते थे डायरेक्टली, है ना। बट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हम जब भी स्ट्रेंथ निकालते हैं, कंक्रीट की लिखते हैं, वो क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और उसमें ऐड करते हैं। ये तो हम किस में कर रहे हैं, ये तो हम उसमें कर ही रहे हैं मटेरियल में, कंक्रीट और स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ऐड कर रहे हैं, और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड में भी ऐड करते हैं। तो मतलब इन ओवरऑल लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाता है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट हमने अभी तक वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में जो भी हमने फैक्टर्स लोड के लिए लिए थे, लोड फैक्टर में हमने जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया था हमारा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम वर्किंग स्ट्रेस से निकाला था, WL²/8 आया था। जितना आया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसी के लिए हमने क्या करा, डिजाइन किया। बट अब अगर हम इसी को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से निकालेंगे, तो इस लोड में भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्ड कर देंगे इसको। फैक्टर्ड मतलब इसमें भी हमारे को फैक्टर डाल देंगे, मतलब 1.5 टाइम्स और इसमें फैक्टर कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं।
कहने का मतलब है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में हम जब भी डिजाइन करते हैं उसमें फैक्टर्ड कर देते हैं लोड्स में, और आपका जो भी आपके स्ट्रेंथ है उसमें भी हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब व्हाट इज दिस? एफसी के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब एफसी के। अब ये मैं कंक्रीट के टर्म में बताता हूँ, ऐसे स्टील के टर्म में बताता हूँ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी हमारी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मैं कंक्रीट की बात करता हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? कंक्रीट। फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, वो होगी आपकी कितनी होगी? डिजाइन स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या होता है आपको? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ जो आपका IS 456 है उसमें एक कर्व बना हुआ है, IS 456 2000। उसमें वो बोल रहा है कंक्रीट की जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं यहाँ से। इस तरह का कर्व बना हुआ है, वो मैं आपको शो करूंगा आगे। वो कर्व बना हुआ है, ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के। यहाँ पे लेता है ये 0.67 टाइम्स ऑफ FC के। ठीक है, ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज पर योर IS 456। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की लेते हैं वो हम कितनी लेते हैं? 0.67 टाइम्स ऑफ FC की लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी? 0.67 टाइम्स ऑफ FC के, एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456। ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना होता है? जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.5। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.5। स्टील के लिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.15। ठीक है, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है। स्टील के लिए कम होता है। कम क्यों होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? और कंक्रीट के लिए ज्यादा क्यों होता है? उसका रीजन बताओ। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना होता है हमारा? 1.5। नाउ इसको सॉल्व करके बताओ, 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होगा? 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5 0.44 0.446। 6, yes then. ओके, तो 0.446 FCK, यही है आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट करके लिख दूं तो 0.45 FCK। ये आपकी क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट की जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। कैसे निकलती है 0.45? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1.67 टाइम्स ऑफ FCK एज पर योर IS 456 2000। इतनी लेता है, डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है कंक्रीट के लिए? 1.5। हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होगी? 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर in mind while designing any component of structure like your beam, column or your everything। ठीक है, कितना हो गया? 0.45 टाइम्स ऑफ FC। ठीक है, सिमिलरली ये आपका कंक्रीट के लिए था। स्टील के लिए निकालते हैं। फॉर स्टील, फॉर स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये होता है फॉर्मूला, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सिंपल, स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? FY। जैसे कंक्रीट के लिए FC क्या थी ना? अरे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ SC क्या होती है, तो स्टील के लिए क्या होती Yes है? sir. FY। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसके लिए, स्टील के लिए वो बोलता है IS 456 FY डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं 1.15। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज 1.15। नाउ
यहाँ पे क्या है 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करो कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज 0.869। 0.869 मतलब 0.87 है ना, मतलब 0.869 मतलब 0.87। तो इसका मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर स्टील इज ऑलवेज, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज ऑलवेज कितनी होती है, 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। दिस थिंग आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर डिजाइनिंग ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 Fy, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.45 FCK। कैसे आया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में FCK नहीं लेना है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 कितना लेता है वो, 0.67 टाइम्स FCK। तब जाके आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ आती है 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। आप कर क्या रहे हो, देखो बेसिकली आपने करा क्या इसमें, डेमोंस्ट्रेट मेथड ऑफ डिजाइन में आपने करा क्या कि जो भी आपके मटेरियल है, इन मटेरियल में आपने क्या करा, स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इनकॉर्पोरेशन कर दिया। मतलब आपने जो डायरेक्टली स्ट्रेंथ नहीं ली है, स्ट्रेंथ में भी आपने फैक्टर ऐड कर दिया, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर जब भी आप बनाओगे डिजाइन करोगे तो आपका स्टेबल और सेफ स्ट्रक्चर रहेगा, उस तरह तक का लोड कभी पहुंचेगा ही नहीं जो आप डिजाइन कर रहे हो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से। सिमिलरली ये तो आपका था मटेरियल पे आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया। सिमिलरली लोड कॉम्बिनेशंस, लोड्स में भी हम पार्शियल फैक्टर्स लगाते हैं, लोड कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं, और लोड फैक्टर्स, लोड में भी हम लोड फैक्टर लगाते हैं, लोड कॉम्बिनेशन जब लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें अप्लाई करते हैं, और स्ट्रेंथ में भी अप्लाई करते हैं। तो जिससे कि ओवरऑल डिजाइन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से क्या हो जाता है, काफी ज्यादा सेफ हो जाता है, ठीक है। अब आप ये देखो, मैंने कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया है, 1.5। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। और आपका स्टील के लिए कितना लिया है, 1.15। मतलब कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने क्या लिया है, 1.5 ज्यादा लिया है स्टील से। स्टील का कितना लिया है, 1.15। कौन सा ज्यादा है, कंक्रीट या स्टील, कंक्रीट। कंक्रीट। तो ये हायर वैल्यू हमने क्यों ली है कंक्रीट की, भाई हायर वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट हमने इसीलिए ली है क्योंकि आप जब भी कंक्रीट बनाते हो साइट पे, उसकी क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाते। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कैन नॉट बी अज्यूम्ड। आपकी क्वालिटी जो है कंक्रीट की, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे फैक्टर्स जब आप कंक्रीट बनाते हो वो क्वालिटी एश्योर नहीं कर पाते हैं। जबकि आप स्टील जब भी आप बनाते हो, स्टील आप कहाँ पे बनाते हो, लैब्स में बनाते हो, लेबोरेटरीज में बनाते हो, वर्कशॉप्स में बनाते हो, तो वहां पे आपकी कंडीशन बिल्कुल प्रिसाइज मिलती है, आपकी जो कंडीशंस फेवरेबल रहती है। तो इसीलिए स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम अडॉप्ट करते हैं और कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। मतलब higher value of factor of safety for concrete is due to the reason that quality of concrete cannot be assumed at site। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट से मतलब है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि भाई इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आप कंक्रीट जब भी बनाते हो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाते। ये रीजन क्लियर है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का 1.5 होता है, ज्यादा होता है स्टील से, क्यों होता है, आप कंक्रीट बनाते हो ना लैब्स वगैरह में भी, बोल नहीं रहे हो। ये सब बनाते हैं। हम्म, ये बेटा भी क्लियर हुआ। ये सब